हो गया। हाय हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? एम आई ऑडिबल? चैटिंग ही नहीं दिख रही यार। हूँ, हाय, दिख रहा हूँ। चालू हो गई है क्लास? तो मेरे को चैटिंग तो दिख ही नहीं रही है। बच्चे ही नहीं आए, वाह। आ गया, विनय आ गया। गुड इवनिंग। दिख रहा हूँ क्या? अच्छा, नहीं दिख रहा, ओके। हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। अरे वाह, गुड टू सी भाई। हाँ, आप देख सकते हो मोहित। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हो जी मोहित। चले, जैसा कि आप सबको बताया कि हम डी ब्लॉक की बात कर रहे थे। याद है? डी ब्लॉक पार्ट टू, यानी कि अब लेक्चर नंबर 2 चल रहा है आज। आज कौन सा है ये? लेक्चर 2। ठीक है, जल्दी बताओ। डी ब्लॉक है और क्या है? ये लेक्चर नंबर 2 है। दोबारा से बोलो। हम्म। डी ब्लॉक है, लेक्चर नंबर 2। कल याद है हो गया था, एक हो गया था। लेक्चर नंबर 1 हो गया था, याद है? हम्म। आज 2 है ना? यस। फॉर्मेशन, अगला अगला हेडिंग आएगा इसका, कैटलिस्ट तक हो गया था ये शायद। फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, यानी कि जो एलिमेंट होते हैं ना डी ब्लॉक, वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स भी बना लेते हैं। दोबारा से बोलो। ये जो होते हैं, ये डी ब्लॉक कंपाउंड जो होते हैं वो इंटरस्टिशियल, डी ब्लॉक एलिमेंट इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी बनाते हैं। जैसे डी ब्लॉक का मेटेलिक लेटिस है। अब अगर इस मेटेलिक लेटिस की बात करें तो ये वॉइड्स कहलाती हैं बीच में जो हैं। इन्हें वॉइड्स कहा जाता है। बोलो, इन्हें क्या कहा जाता है? वॉइड्स। जल्दी बोलो, क्या बोला मैंने? हाँ, ये क्या है? वॉइड्स। इस वॉइड्स के अंदर अगर स्मॉल साइज ऑफ एटम लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और बोरोन, ये अगर इजीली अकोमोडेट हो जाते हैं तो वो जो कंपाउंड बनता है उसे कहा जाता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। दोबारा से बोलो। ठीक है, दोबारा बोलो। जो स्मॉल साइज ऑफ एटम है लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और बोरोन। दोबारा बोलो। स्मॉल साइज ऑफ एटम जो है, ठीक है, वो स्मॉल साइज ऑफ एटम लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और बोरोन, वो अगर इस इंटरस्टिशियल वॉइड्स में आ जाते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड से प्रॉपर्टी में क्या क्या चेंज आएगा देखना जरा, कि दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट देन द प्योर मेटल, यानी कि जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड होंगे प्योर मेटल से ज्यादा रखेंगे। ठीक है,
दे आर हार्डर देन प्योर मेटल। यानी जो मेटल थी उससे ज्यादा हार्ड होंगे। जैसे कि एग्जांपल लें अगर हम कि सम बोरॉइड्स अप्रोचेस डायमंड टू हार्डनेस, मतलब समझे इसका। इसका मतलब ये निकला कि सम बोरोइड्स यानी कि कुछ बोरोइड्स ऐसे होंगे जो डायमंड के पास पहुंच जाएंगे हार्डनेस में, यानी कि डायमंड जितनी हार्डनेस हो जाएगी उनकी। ओ भाई, ओए, डायमंड जितना, ओए। ठीक है। अब मुझे बताओ कि इनकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी नहीं होगी, डेंसिटी। बोलो डेंसिटी क्या होगी, हायर देन प्योर मेटल। जो उसकी प्योर मेटल थी उससे थोड़ी ज्यादा होगी। इंटरस्टिशियल वॉइड्स थोड़ी होती हैं वेव, इंटरस्टिशियल कंपाउंड होता है। ये मेटेलिक लेटिस होते हैं, इनके बीच में जो गैप होता है उसे वॉइड्स कहा जाता है। इन वॉइड्स में जब आकर के कोई छोटे साइज का एटम, जैसे कि आपका कौन बोलो, छोटे साइज का एटम जैसे कि, बोलो, हाँ। क्लियर, नोट करो इसको। हो गया। बहुत बहुत बढ़िया पढ़ाते हो। ओह थैंक यू। लिख लिया। अब कंडक्टिविटी, द रिटेन, दे रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी। इसका मतलब मेटेलिक कंडक्टिविटी रिटेन रहेगी, इसका मतलब समझे आप। रिटेन रहेगी मतलब जो मेटल होती है वो कंडक्टर्स होती हैं, तो ये कंपाउंड बनने के बाद भी कंडक्टिविटी रहेगी, कंडक्टिविटी लॉस नहीं करेंगे। ये समझ के बात को वापस समझना। रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी का मतलब क्या है। अरे डी ब्लॉक एलिमेंट गुड कंडक्टर होते हैं। क्लियर। शोभित लिख रहा है कि मेरे दोस्त कहता है उसकी कोचिंग में धांसू टीचर है। मैंने आपका नाम दिया तो उसकी बोलती बंद हो गई। ओ माय गॉड, वाह। तो दे रिटेन देयर मेटेलिक कंडक्टिव, उसके बाद दे आर केमिकली इनर्ट। केमिकली इनर्ट का मतलब समझे आप, वो ज्यादा रिएक्शन नहीं करेंगे। केमिकली इनर्ट का मतलब है ज्यादा रिएक्शन नहीं करेंगे, रिएक्टिविटी कम हो जाती है। एक मजेदार बात है, आपने देसी भाषा में समझना, ये इसके बीच में आपके जगह थी वहां भी कुछ भर गया तो डेंसिटी बढ़ गई। ऐसा नहीं लग रहा इसका कि अगर मेटल जो होती है अगर डक्टाइल हो रही थी तो डक्टाइल नेचर कम हो जाएगी, इसकी मेलेबल नेचर भी कम हो जाएगी। हाँ या ना। बोरोइड्स मतलब बोरोन के कंपाउंड, हाँ। ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा।
डक्टाइल नेचर डिक्रीज होगी, लिखो। डक्टाइल नेचर डिक्रीज होगी। डक्टाइल नेचर बोलो। डिक्रीज हो जाएगी, मेलेबल नेचर भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके इंटरस्टिशियल कंपाउंड और इनकी प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद आता है अलॉय फॉर्मेशन। अब अलॉय फॉर्मेशन क्या होता है वो देखो। अलॉय फॉर्मेशन क्या होता है, ध्यान सुनना, कि जैसे मान लीजिए सिमिलर साइज, सिमिलर साइज वाले जो एलिमेंट होते हैं वो एक दूसरे के अंदर प्लेस आसानी से चले जाते हैं, देखो। हाँ है ना। सिमिलर साइज वाले जो एटम्स होते हैं वो इजीली अकोमोडेट हो जाते हैं एक दूसरे से, बोलो। सिमिलर, बोलो। सिमिलर साइज वाले एटम एक दूसरे के अंदर इजीली जाके अकोमोडेट हो जाते हैं, इसे अलॉय फॉर्मेशन कहते हैं। तो डी ब्लॉक जो होते हैं ना एलिमेंट, हैव हायर टेंडेंसी टू फॉर्म अलॉय ड्यू टू देयर सिमिलर साइज। ड्यू टू, बोलो, देयर सिमिलर साइज। सेम साइज नहीं बोला है लल्ला। ओ सेम साइज का मतलब तो साइज इक्वल हो जाए, जागते रहो। डक्टिल, डक्टाइल मीन्स, वाह बहुत अच्छा। रघुवरन पूछ रहे हैं कि सर डक्टाइल का मीन्स क्या होता है। ऑक्सीजन सल्फर नहीं बनाते, हाँ परवीन। हाँ, डक्टाइल का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा इसको। रघुवरन बैकलॉग है बेटा, 9th क्लास। हम्म। तो यहां तक समझ में आ गया कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो हायर टेंडेंसी रखते हैं सिमिलर साइज होने की वजह से। खींच के लंबा तार बनाना, तार बनाना, ठीक है रघुवरन, तार बनाने को कहते हैं डक्टाइल। अब जो मजेदार बात ये होती है कि डी ब्लॉक एलिमेंट स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी रखते हैं ना, मरकरी जो होता है, मरकरी कैन फॉर्म अलॉय, कैन फॉर्म अलॉय विद मेनी मेटल्स। मरकरी कैन फॉर्म अलॉय विद मेनी मेटल्स एक्सेप्ट, ये आपको पता होना चाहिए, मेटलर्जी में शायद बताया हो मैंने, एफी, प्लेटिनम और टंगस्टन, इनके साथ नहीं बनाता। तो अगर कभी ऐसा आ जाए सवाल कि मरकरी के एक सिलेंडर लेके मरकरी को इकट्ठा करके लेके जाना है कंटेनर में, किसका कंटेनर यूज करोगे, तो आंसर इन तीनों का कंटेनर यूज कर सकते हो। फिर बोले कमर्शियली किसका यूज करोगे, क्या बोलेगा वो, कमर्शियली किसका यूज करोगे। तो बताओ कमर्शियली किसका यूज करेंगे, जल्दी बताओ। कमर्शियली किसका यूज करेंगे, जल्दी बताओ। कमर्शियली किसका यूज करेंगे, जल्दी बताओ। हम्म। यस, आयरन का यूज करेंगे, क्यों करेंगे बताओ। बोलो। यस, लो कॉस्ट होता है ये। तो मरकरी आपका इनके साथ अलॉय फॉर्मेशन नहीं जाएगा, ठीक है। एक खास बात ये हमेशा याद रखें आप कि जब भी अलॉय बनेगी तो अलॉय फॉर्मेशन के अंदर डिफरेंस जो होता है, फॉर अलॉय फॉर्मेशन, आपसे मैंने अभी बोला था सिमिलर साइज,
सेम नहीं बोला था, सिमिलर का मतलब समझना पड़ेगा। 15% तक डिफरेंस जिसमें होगा साइज में, बस वही बनाएंगे। दोबारा बोलो। तो फॉर अलॉय फॉर्मेशन 15% डिफरेंस ऑफ साइज बिटवीन एलिमेंट्स। समझ रहे हो बात को? क्या लॉजिक निकला इसका बताओ? सिर्फ 15% तक का जो डिफरेंस होगा उन्हीं में आपका होगा। ठीक है, तो ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं वो अलॉय फॉर्म कर सकते हैं खूब सारे आपस में, लेकिन कुछ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ भी वो अलॉय बनाते हैं। अच्छा, जैसे एक एग्जांपल तो सबसे पहले आता है जर्मन सिल्वर। ये बहुत बहुत सवाल पूछेगा ये। तो जर्मन सिल्वर जो होता है उसमें सिल्वर ही नहीं होता, बस यही सवाल आपसे पूछेगा, सिल्वर नॉट प्रेजेंट। और मैंने आपको मेटलर्जी की एक अलॉय दी थी डीपीपी, उसमें बहुत सारा अलॉय फॉर्मेशन लिखा हुआ पीछे, उसमें जर्मन होगा। जर्मन सिल्वर में कभी भी सिल्वर नहीं होता, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, अब जो ब्रास और ब्रॉन्ज, ये दो आपके पास जो है वो होते हैं, ब्रास और ब्रॉन्ज। क्या बोला जल्दी बताओ? ब्रास और ब्रॉन्ज, जल्दी बोलो। बोलो। ब्रास और ब्रॉन्ज के बताओ फटाफट। मैं आपके हेल्प कर देता, दोनों में कॉपर होगा। अब यहां पर जेड है ना, तो यहाँ टिन होगा, और यहाँ एस लिख रहा है तो यहाँ पर जिंक होगा। की पॉइंट याद रखना, ये बहुत फेमस है। कैसे? दोनों में कॉपर होता है तो क्लियर हो जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट कॉपर है। लेकिन जब ब्रास आए एस, तो एस नहीं आएगा, जेड वाला आएगा। यहाँ स्पेलिंग में जेड है तो यहाँ टिन आएगा, यानी एस वाला आएगा। ऐसे चलता है ये। आया ना? पक्का? बोल भाई बोल। बोल भाई बोल। बोलो। हो गया? अच्छा, एक सवाल पूछूं? हार्ड होंगी या सॉफ्ट होंगी ये अलॉय अगर बनेगी, तो वो हार्ड होंगी या सॉफ्ट होंगी? जल्दी बताओ। हार्ड होंगी या सॉफ्ट होंगी ये? लिख लिया? जल्दी बताओ, हार्ड होंगी या सॉफ्ट होंगी? हम्म तो अलॉय जो होती हैं वो हार्ड होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। तो हार्ड होंगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा, तो ये हार्ड और हाई मेल्टिंग पॉइंट वाली होंगी। दोबारा बताओ। हार्ड और हाई मेल्टिंग पॉइंट होगी। तो अगर सवाल पूछे कि सॉफ्ट होगी, पागल मैं कर नैतिक, वो नैतिक है बे, तमीज से बात करो। हाँ, हाय नैतिक, हाउ आर यू? अमेजिंग, कैसे हो बेटा? हाँ, लिख लिया? बोलो। तो आपसे अगर सवाल पूछे तो आई होप आप कर देंगे, पक्का? नोट करो इसको। अगर एक सवाल और पूछूं कि जो बचपन में पढ़ा होगा आपने कि अलॉय जो है वो कौन सा मिक्सचर होती है, तो अलॉय होमोजीनियस मिक्सचर होती है। अलॉय क्या होती है बताओ? जल्दी बताओ। होमोजीनियस मिक्सचर,
जल्दी लिखो फटाफट। हो गया? हाँ, नाइन्थ में पढ़ा था, यस। ये आपकी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और नॉर्मल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई डी ब्लॉक में। अब आएगा फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स, और कंपाउंड्स के अंदर हम जो पढ़ रहे हैं वो प्रिपरेशन ऑफ K2Cr27। क्या बोला, जल्दी बताओ। प्रिपरेशन ऑफ K2Cr27। भाई साहब, यहां से जेई में सवाल आता है पक्का, दो मॉलिक्यूल आएंगे, एक इसका प्रिपरेशन और एक K2Cr27 के बाद MnO2 का प्रिपरेशन। बस पक्का जेई एडवांस में सवाल आता। अगर मेरे से कहा जाए सवाल बनाओ डी ब्लॉक में, तो मैं यहीं से बनाता हूँ। मतलब एग्जामिनर की फेवरेट चॉइस हो सकती है ये। तो आने वाले जो टाइम है उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस भी आ सकती हैं, प्रिपरेशन भी आ सकती है, ठीक है। यहाँ से फेवरेट हो जाता है। यस, आप शुरू कर सकते हैं चंदन। यस सर, चंदन जी को मेरा नमस्कार। जी चंदन जी, आप बिल्कुल यहाँ से आरंभ कर सकते हैं। अब इसके प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले क्रोमाइट और लिया जाता है। कौन सा और? क्रोमाइट और FeO.Cr2O3। तो FeO.Cr2O3 क्रोमाइट और होता है। FeO.Cr2O3 क्रोमाइट और होता है। उसकी रिएक्शन Na2CO3 प्लस O2 से कराते हैं हीटिंग पे। तो ये इसको भी क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। इसको भी ऑक्सीडाइज, और ये इसके साथ फ्यूज्ड हो जाएंगे। तो ऑक्सीडाइज होकर के ये तो बनाएगा Fe2O3, क्रोमियम इसके साथ फ्यूज्ड होकर बनाएगा Na2CrO4, और ये CO2 में उड़ जाएगा। इसका जो Fe2O3 है इसका कलर होता है ब्राउन, इसका होता है येलो। ये पानी में इनसोल्यूबल है, ये सोल्यूबल है। तो आप क्या कर लोगे इसको बताओ फिर? डिजॉल्व कर दोगे इन वाटर। डिजॉल्व इन वाटर करने के बाद क्या होगा, ये जो Fe2O3 है ये तो आ जाएगा रेजिड्यू में, और ये आपका Na2CrO4 जो है वो आ जाएगा फिल्ट्रेट में। तो ये Fe2O3 क्या आ जाएगा रेजिड्यू में, और ये Na2CrO4 आ जाएगा फिल्ट्रेट में। अब इस Na2CrO4 को लेते हैं, लेकिन इससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, तभी आप आएगा। क्या बोला, जल्दी बताओ। सुयश बोल रहे हैं कि आज मेरे स्कूल के केमिस्ट्री के टीचर आपके नोट्स मांग रहे थे। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, वो ये है कि जो क्रोमेट और जो डाइक्रोमेट है, क्या बोले, जल्दी बताओ। क्रोमेट और डाइक्रोमेट जो हैं वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर एग्जिस्ट करते हैं इक्विस सॉल्यूशन में, ठीक है। नो, क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट exist in equilibrium condition in aqueous solution. Depending on the pH of the solution. अगर आपका न्यूट्रल है तब तो इक्विलिब्रियम पर होगा। अगर आपने पीएच को क्या कर दिया 7 से कम, तो वो इधर भग जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा डाइक्रोमेट, ठीक है। और डाइक्रोमेट बनेगा किसमें, एसिडिक मीडियम में। डाइक्रोमेट किसमें बनेगा, ये एसिडिक मीडियम में। और ये क्रोमेट जो होगा वो कौन से मीडियम में बनेगा,
बेसिक मीडियम में। तो आपको हमेशा के लिए आज याद हो गया कि अगर आप बेसिक मीडियम लोगे तो एग्जिस्ट करेगा क्रोमेट, और अगर एसिडिक मीडियम लोगे तो डाइक्रोमेट एग्जिस्ट करेगा। यहां क्लियर हो गया सबको? ये इंपॉर्टेंट है। इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल हम यहां करते हैं। हमें पता है कि ये क्रोमेट है, अगर इसमें H2SO4 डाल देंगे तो यहां बन जाएगा डाइक्रोमेट। क्योंकि हमें डाइक्रोमेट ही चाहिए। यहां पे देखो प्रिपरेशन डाइक्रोमेट की है। अगर आप प्रिपरेशन डाइक्रोमेट की करना चाह रहे हो तो यहाँ डाइक्रोमेट चाहिए, साथ में बनेगा Na2SO4। ये जो Na2SO4 है इसके बारे में भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था Na2SO4 डॉट 10H2 को ग्लोबल सॉल्ट कहते हैं, और मैंने बताया था ग्लोबल सॉल्ट की जो सॉल्युबिलिटी होती है उसका इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है कि वो 32 इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या होता है कि 32.4 पर सबसे ज़्यादा इसकी सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम होती है। तो यानी कि यहां पर क्या हुआ कि मुझे इन दोनों को हटाना है। क्या आ गया कि ये आपका Na2SO4 है और ये है, ये दोनों एक साथ है, फिर इसको हटाना है। तो मुझे पता है यहाँ टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, बोलो। सबसे पहले इसका क्रिस्टल निकालने के लिए हम एक सूटेबल टेम्परेचर एम्प्लॉयड कर देंगे जिससे कि तुरंत Na2SO4 का क्रिस्टल बाहर आ जाए, क्योंकि हमें पता है उसकी सॉल्युबिलिटी 32.4 पर मैक्सिमम, उसके बाद कम होती है। तो तुरंत निकाल लेंगे टेम्परेचर। तो इसका मतलब ये अलग हो जाएगा। अभी बचा Na2Cr27। Na2Cr27 को फिर अलग से निकाल लेंगे क्रिस्टल में। अब Na2Cr27 जो बचा उसको KCl के साथ रिएक्ट कराते हैं। KCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो रिएक्शन जो होती है उसका नाम होता है डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है जिससे बनता है K2Cr2O7 प्लस, K2Cr2O7 प्लस, साथ में बनेगा NaCl। ये K2Cr NaCl और इसको निकाल लेते क्रिस्टल बना के, और NaCl हट जाएगा, K2Cr27 बन जाएगा, ये K2Cr27 बच गया। आया ना? एक सवाल मेरे मन में आएगा, ये पूरा पैराग्राफ आता है भाई, है ना, ABCDF बना के दे देता है और क्वेश्चन पूछता रहता है। एक मेरे मन में सवाल आएगा अभी, पहला सवाल कि सर आप K2Cr27 ले रहे हो, बना रहे हो, क्या बोलेगा वो, सर आप K2Cr27 बना रहे हो। मैंने कहा हाँ लल्ला। तो वो आप कहोगे सर मचाओ हल्ला। हम बोले कैसे मचाए था हल्ला। बोला सर खा बुड़बक बना रहे हो, ये कौन सा थ्योरी है जो आप हमें बता रहे हो, और क्यों इस K2Cr27 के नाम पे बुड़बक बना रहे हो। हमने कहा ओए ओए तुझी ओए ऐसे नहीं हो, असि पंजाबी हो ओए। बोला सर, मैंने कहा हाँ। आप एक बात बताओ, यहाँ K2Cr27 ले लो। मैंने कहा क्यों सर, अगर यहाँ K2CO3 लोगे तो सर यहां पर आपका क्या बनेगा K2CrO4। सर यहां पर जब K2CrO4 बनेगा, मैंने कहा, तो H2SO4 से रिएक्ट करके सीधा ही बना देगा ना K2SO4, और ये बन जाएगा K2Cr27। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम, बन गया ना। तो उसका आंसर देखो, नहीं बना सकते, क्योंकि यहां जो K2SO4 बनेगा और K2Cr27 बनेगा उनकी सॉल्युबिलिटी सेम है। दोबारा बोलो। यहां जो K2Cr27 बनेगा और जो, सॉरी, यहाँ
K2SO4 बनेगा और ये K2Cr27 बनेगा। इनकी सॉल्बिडिटी सेम है, इन्हें अलग नहीं कर सकते आप, इन्हें अलग नहीं कर सकते लल्ला। अर्जुल बेटा क्या नहीं समझ में आया आपको? आपका साबुन स्लो है क्या? K2SO4 और K2Cr27 की सॉल्बिडिटी सेम होगी, तो K2SO4 और इन दोनों की सॉल्बिलिटी अगर सेम होगी तो इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। अलग नहीं कर पाओगे तो फिर बनेगा कैसे? और जब बनेगा ही नहीं, अलग नहीं होगा, बनेगा ही नहीं, तो फिर फायदा क्या हुआ? समझ रहा है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है भाई। लिख लिया? हो गया भाई? कहाँ चले गए सब? ठीक, अब इधर देखो एक खास बात। इस पूरे मेथड में जब ये रिएक्शन हो रही होती है तो इसमें लाइम भी ऐड कर देते हैं। लाइम ऑल्सो एडेड विद Na2CO3 to keep the mass porous. Lime also added with Na2CO3 to keep the mass porous. पोरस होने से फायदा होगा कि जो एयर होगा उस एयर का एक्सेस हर जगह मिल जाएगा पूरे ओर में। इसका नाम था क्रोमाइट ओर। इसको क्या बोलते हैं हम? क्रोमाइट ओर। FeO.Cr2 का नाम है क्रोमाइट ओर। क्लियर मेरे दोस्त? हाँ या ना? तो अगर सवाल आएंगे तो कर लोगे अब? इक्विलिब्रियम कंडीशन पर स्टेब्लिश है, ये सब क्लियर हो गया सबको? अब ये जो क्रोमेट और डाइक्रोमेट का मैंने बताया, इसमें स्ट्रक्चर की बात भी आएगी। ये आपका क्रोमेट है, ये आपका डाइक्रोमेट है। क्वेश्चन पूछेगा आइडेंटिकल CRO बॉन्ड फाइंड। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फाइंड द आइडेंटिकल CRO बॉन्ड इन डाइक्रोमेट। बताओ, ये डाइक्रोमेट का वो है फॉर्म, क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर। बताओ। हम्म। आंसर बताओ। चैटिंग रुक गई है, चैटिंग रुक गई है।
चैटिंग भैया वेयर आर यू। बुला के लाता हूँ यार मैं। आंसर बताओ भाई। भाई दिख ही नहीं रहा कुछ भी मुझे, तो तुम चैटिंग चालू कर रहे हैं भी भैया। क्या हो गया? चलो जब तक चैटिंग नहीं आ रही, मैं आंसर तो मैं ही बताता जा रहा हूँ, ठीक है। इसका आंसर आएगा 6। 6 क्यों आया? देखो रेजोनेंस होगा यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखो तो ये रेजोनेंस होगा इसमें, यहाँ रेजोनेंस हो जाएगा इसमें। तो रेजोनेंस होने की वजह से इसका आंसर आएगा 6। आइडेंटिकल आपस में 6 ये हैं, ये एडवांस का सवाल है। और ये दोनों अलग हैं, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि ये वाली बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी या ये वाली, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहे हैं, तो यहाँ बॉन्ड लेंथ कम होगी। यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। अब ये जो डाइक्रोमेट होता है ना, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कल बताया भी था मैंने। क्रोमियम +6 वाला याद है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, वो स्टेबल नहीं था, इसीलिए अपन ने क्या कहा था, याद है? बोलो। CrO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबकि नीचे वाला मोलिब्डेनम O3 और WO3 यानी टंगस्टन O3 दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होते, बिकॉज स्टेबल होते हैं। तो ये अगर स्टेबल है तो ये इस I- को ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद रिड्यूस होकर के +3 में, और आयोडीन जो है वो I- जो है वो I2 में आ जाएगा। इसी तरह से H2S को अगर आप रिएक्ट कराएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद रिड्यूस होकर इसको सल्फर में ऑक्सीडाइज कर देगा। इसी तरह से Sn+2 है, डाइक्रोमेट को वो क्रोमियम +3 में ले जाएगा। इसी तरह से Fe+2 को डाइक्रोमेट Fe+3 में ले जाएगा, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका कलर ग्रीन होता है ना। क्लियर? चैटिंग ही नहीं आ रही भाई, कुछ दिख ही नहीं रहा। लिख लो, 2 मिनट का समय है। आ गया। ओ माय गॉड, चैटिंग दिख गई। ओ वाह शिवम, सो थैंक यू। लिख लिया? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं फिर। अब क्या होता है, एक मजेदार चीज मैं आपको बताता हूँ। जब मेंडलीफ की स्टडी चल रही थी ना, तो मेंडलीफ ने इसको लिखा था 3D54S1, और सल्फर को देखो तो
3:3p4। अगर आप इसका मेंडलीव के अंदर देखोगे तो ये आपका 6th बी आएगा, 6th बी ग्रुप। ये आप देखोगे तो ये 6th ए ग्रुप में होता है सल्फर। तो मेंडलीव ने कहा था कि यार दो प्रॉपर्टी जो सेम होती है ना जिनकी, उनको एक ग्रुप में रखते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं, तो ये प्रॉपर्टी को सेम रखेंगे। अब ये सेम प्रॉपर्टी कैसे रखेंगे कि ये भी CrO3 बनाता है, ये भी SO3 बनाता है, ये भी CrO4-2 बनाएगा, ये भी SO बनाएगा, पक्का। ये भी आपका Cr2 7 2-2 बनाता है, ये भी आपका S2 7-2 बनाता है, पक्का। हाँ तो बोल दो यार। CrO3 को अगर मैं NaOH में डाल दूं तो ये भी क्रोमेट बनाएगा। तो अगर SO3 को मैं NaOH में डाल दूं ये भी सल्फेट बना देगा। क्लियर। तो इनमें सब में प्रॉपर्टी सेम पाई जा रही है। जैसे CrO3 का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो ये ऐसा होगा। तो ये आपका SO3 भी ऐसा ही होगा स्ट्रक्चर में। पर अब SO3 के अंदर खास बात है, ये बीटा SO3 होगा क्योंकि इसकी बहुत सारी, हेलो, हमने जो SO3 का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना वो गामा SO3 होती है, S3O9। कौन है ये वाई रिड्यूस्ड इन प्लस? भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ऑक्सीडाइजिंग दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद रिड्यूस होते हैं। दोबारा बोलो। पक्का। भाई शिवम तू अकेला ही कर रहा है, विजय सर्कल अल्लाह चाहे हल्ला। अब देखो ये, आगे बढ़ जाए। अब ये वाली प्रॉपर्टी समझ में आ गई। ये सारी की सारी स्ट्रक्चर्स होती हैं इसकी, ठीक। हाँ या ना। अब अगला सवाल आता है, क्वेश्चन बोल रहा है कि K2Cr2 7 इज यूज्ड एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड, नॉट Na2Cr2 7। वाई? आंसर बोलो। जानवी कह रही है सर व्हाट इज बीटा SO3। देखो बेटा SO3 की जो बात करते हैं तो SO3 नॉर्मल मॉलिक्यूल तो ऐसा होता है ना। फिर इसके एलोट्रोप होते हैं अल्फा बीटा और गामा। गामा जो SO3 होता है बेटा वो S3O9 होता है साइक्लिक, ठीक है। और ये साइक्लिक होता है ऐसा, ठीक है बेटा। तो आपने कौन सा वाला बनाया जानवी? हम्म, ये बीटा वाला ऐसा होता है, ठीक है। अल्फा 3D नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जानवी बेटा ये होता है गामा, आप पूछ रही थी साइक्लिक होता है वो। 11th बैकलॉग है ना इसलिए दिक्कत आ रही है जानवी, ठीक है। जानवी जी,
हम्म। फिर रुक गई यार चैटिंग, अब कैसे पढ़ाएंगे फिर ऐसे? तो ये आ गया, इधर देखो। तो आंसर इसका सुनो, K2Cr27 इज यूज्ड एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड नॉट Na2Cr27। वाई? उसका रीजन सुनो। क्या होता है कि अगर आप इसमें से देखो, सोडियम और पोटेशियम में से, तो सोडियम जो होता है उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है। दोबारा बोलो। सोडियम जो होता है उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है तो उस पोटेशियम के रेस्पेक्ट में। तो जब प्राइमरी स्टैंडर्ड का मतलब एक समझना पड़ेगा आपको, जब आप स्कूल में सॉल्ट एनालिसिस करेंगे या प्रैक्टिकल्स करेंगे, तो जब आप स्कूल में प्रैक्टिकल्स करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि यार जो प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है उसका मास या वॉल्यूम जो होता है ना, वो फिक्स होता है, फिक्स, वो बदलता नहीं है। पर अगर अब आपने Na2Cr27 ले लिया तो वो क्या है, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होने से जो वाटर होता है ना एटमॉस्फियर में, उस मॉइस्चर को खींच लेता है, जिससे उसका वेट बदल सकता है। और अगर उसका वेट बदल गया तो उस कंडीशन में क्या होगा बताओ? अगर उसका वेट बदल गया तो आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। इसलिए आप उसको इस्तेमाल नहीं करते सोडियम को, हम प्रिकॉशनली पोटेशियम को यूज़ कर लेते हैं। दोबारा से समझेंगे क्या बोला मैंने? हम्म। सोडियम और पोटेशियम में सोडियम की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है। प्राइमरी स्टैंडर्ड वो होता है जिसका वॉल्यूम फिक्स होता है। अगर हम सोडियम लेंगे तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होने से वो एटमॉस्फियर में से मॉइस्चर को खींच लेगा। अगर उसने मॉइस्चर को खींच लिया तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा और कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। ठीक है। क्लियर? हेलो। हाँ क्लियर, चलो थैंक यू, आगे बढ़े। अब आएगा प्रिपरेशन ऑफ K2MnO4। तो प्रिपरेशन ऑफ K2MnO4 की जब बात करते हैं तो इसके अंदर मस्त मजा आएगा। अभी देखो इसके अंदर एक ही और होता है, पाइरुलोसाइट। इस MnO2 का बताओ नाम क्या है? पाइरुलोसाइट। दोबारा बोलो, इसका नाम क्या है? पाइरुलोसाइट। इससे बनाया जाता है। तो पाइरुलोसाइट को एल्कलाइन मीडियम में हीट करते हैं हम, एयर की प्रेजेंस में। तो ये हीट होने पर ये ऑक्सीडाइज होता है इसमें और ग्रीन कलर का मेल्ट बनता है। फिर इसको कोल्ड वाटर डालते हैं और एल्कली, लिटिल एल्कली। तो लिटिल एल्कली डालते ही ये आपका K2MnO4, सॉरी, ये बन जाता है MnO4 - 2 ग्रीन सॉल्यूशन। ठीक है। इस ग्रीन सॉल्यूशन के अंदर फिर
इवेपोरेट करते हैं इसको। अगर NOH के साथ करते हैं विद NOH और एक या तो विद KOH, तो NH के साथ करते हैं तो ये Na2MnO4 डॉट 10H2O बनता है क्रिस्टल। K के साथ करेंगे तो K2MnO4 बनेगा। तो इसको बोला जाता है आइसोमॉर्फस विद Na2CrO4। ये आपका Na2MnO4 डॉट 10H2O, इसको बोलेंगे हम आइसोमॉर्फस विद Na2SO4 डॉट 10H2O, यानी कि ग्लोबल सॉल्ट। और K2MnO4 को बोलेंगे हम आइसोमॉर्फस विद K2SO4, आइसोमॉर्फस विद K2SO4। क्लियर? अब सवाल आएगा कि व्हाट इज आइसोमॉर्फस। सवाल क्या है? आइसोमॉर्फस क्या है? तो आइसोमॉर्फस क्या पता है? सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। दोबारा बोलो। सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि कहने का मतलब समझ रहे हो आप? वो ये कहना चाह रहा है कि जो Na2MnO4 डॉट 10H2O है, इसकी सेम स्ट्रक्चर रहेगी Na2SO4 डॉट 10H2O के, और A2MnO4 की जो है वो K2SO4 के, लेकिन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम रहेगी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग। अब ये पूरा जो पढ़ा ना, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, उससे ये पूरी रिएक्शन बनी हुई है। हमें वो भी पहले पढ़ना पड़ेगा। हमें क्या समझना पड़ेगा कि जो MnO4 2 माइनस है ना, वो एग्जिस्ट इन ओनली स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन। दोबारा से बोलो। ये जो MnO4 2 माइनस है, वो एग्जिस्ट करेगा ओनली स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन। ठीक है? अब वो ये कह रहे हैं कि इन एसिडिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम, ठीक है, तो इन एसिडिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम एंड एक्वस मीडियम, MnO4 माइनस 2 जो है वो या लाइट बेसिक मीडियम, ये MnO4 2 माइनस जो है वो विल डिसप्रपोर्शनेट। डिसप्रपोर्शनेशन मतलब समझते हो? एक ही मेटल का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। +6 से गया +4 में और ये +7 में, तो क्या हुआ? ये डिसप्रोपोर्शनेशन। इसका कलर आपको याद होना चाहिए। MnO2 का कलर होगा ब्राउन, इसका कलर होगा पर्पल या पिंक।
इसका कलर होगा ग्रीन। भाई साहब कलर याद होने चाहिए। तो ये आपका डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए था कि MnO4 2- जो होता है वो क्या होगा। डिस्प्रोपोर्शनेट। ठीक है, दिमाग की बत्ती जलाना। जब मैंने MnO2 लिया और मुझे MnO4 2- बनाना था, तो जानबूझ के यहाँ KOH लिया है, क्योंकि अगर ये नहीं लेंगे तो ये तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब आपने इसमें पानी में डाल दिया, भाई साहब पानी में डालते तो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा अभी तुरंत से, तो बनेगा ही नहीं, तो इसलिए जानबूझ के अल्कली मेटल डाला। अल्कली मेटल पानी में जाते क्या बन जाते हैं, बेस। जैसे सोडियम डाला तो NaOH बनेगा। तो क्या बना है, रिएक्शन समझ में आ रही है दत्ता। ये आपका बना फिर MnO4- ग्रीन सॉल्यूशन। उस ग्रीन सॉल्यूशन का फिर इवेपोरेशन करवाया था, और इवेपोरेशन अगर NaOH के साथ करते हैं तो क्रिस्टल आपका सोडियम के साथ आता है। KOH के साथ इवेपोरेशन करेंगे तो K2 के साथ आएगा। अभी फील आई रिएक्शन की कितनी आसान हो गई। हम्म। सारी रिएक्शन समझ में आ गई। अब इसमें एक और खास बात छुपी है, पता है क्या। ये जो एयर है ना, अगर एयर ऑक्सीजन दे रहा है यहाँ पे, अगर ऑक्सीजन दे रहा है तो आप क्या कर सकते हो ऑक्सीजन के लिए, इस KNO3 को भी यूज कर सकते हो। हीटिंग पे KNO3 तुरंत ऑक्सीजन देगा। समझ रहे बात को। आप हीटिंग के लिए KOH ले रहे हो, प्लस आप हीटिंग ऑक्सीजन के लिए KClO3 भी यूज कर सकते हो। ये तुरंत ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। यानी कि नोट करके अगर हम लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं कि वी कैन यूज KClO3 और KNO3 फॉर फास्ट रिएक्शन। फटाफट से ऑक्सीजन मिलेगी और तुरंत रिएक्शन हो जाएगी इन प्लेस ऑफ एयर। समझ गए बात को। तो हम क्या यूज कर सकते हैं, जल्दी बताओ। क्लियर। हम्म। सर मेरी कोचिंग में इनऑर्गेनिक वाले सर अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं, और क्वेश्चन भी नहीं बनता था, पर मैं आपसे पढ़ रहा हूँ और अब क्वेश्चन भी बन रहा है। थैंक यू। न्यूट्रल या एक्वस में क्या डिफरेंस होता है, वो लैंग्वेज का डिफरेंस है। मान लो न्यूट्रल लिख दिया, एक्वस लिख दिया, इसलिए मैंने आपकी कन्फ्यूजन को दूर कर दिया। अभी आप पूछ लेते नहीं तो फिर। हो गया। आगे बढ़े। तो कितनी सिंपल रिएक्शन हो गई अब देखो मजेदार बात, अगर हम लैब में प्रिपरेशन कराएं तो KMnO4 जो है, अगर मुझसे कहा जाए कि इस KMnO4 से K2MnO4 से ये बनाओ आपका, बोलो। प्रियांशु कह रहा है कि Na2MnO4 .10H2 आइसोमर, अरे कुछ भी नहीं, डेफिनेशन बोली कि आइसोमॉर्फस होता है वो। Na2SO4 .10H2, ओके बस। और इसका मतलब भी मैंने बताया, आइसोमॉर्फस का मतलब होता है सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, पर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम थोड़ी रखेगा उसके हिसाब से, बस इतना सा बताया था। हम्म। अगर मैं लेबोरेटरी में इसमें KOH, ये KMnO4 में अगर मैं KOH डाल के उबाल दूं तो वो K2MnO4 में चला जाएगा, है ना, ध्यान रखना। और अगर मान लीजिए इस K2MnO4 से मुझे क्या बनाना था, बोलो। KMnO4 बनाना है, तो मैं अगर मान लीजिए इसके अंदर कोई एसिड डाल दूं तो ये तो तुरंत डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। अगर मैं इसमें एसिड डाल दूं तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा।
लेकिन जब इस रिएक्शन की बात करें और बैलेंस कर रहे थे हम, क्या हो रहा है जल्दी बताओ। तो बैलेंसिंग में क्या हो रहा था कि इसको बैलेंस करेंगे तो 1/3 मैग्नीज का लॉस हो रहा था ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ MnO2। यानी अगर मैं आपसे प्रश्न में ये कहूं कि मुझे इस K2MnO4 से KMnO4 बना के बताओ, तो देखो K2MnO4 से अगर मैं KMnO4 बनाने के लिए बोलूं तो मेरा लॉस हो रहा था, जब इसको बैलेंस करेंगे तो 1/3 मैं MnO2 में जा रहा था, लॉस हो रहा था इसका 1/3 MnO2 में जा रहा था। तो 1/3 अगर MnO2 में जा रहा है, 1/3 अगर MnO2 में जा रहा है, तो भाई साहब ये तो लॉस हो गया ना। तो फिर हमने थोड़ा दिमाग लगाया और हमने क्या करा, हमने इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए हमने दिमाग लगा के सीधा इसकी रिएक्शन Cl2 प्लस वाटर से करा दी। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और Cl2 प्लस वाटर के साथ इसके हमने इसकी ओजोन से करा दी। तो दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो सीधा ऑक्सीडाइज करेंगे इसको, डोंट यू वरी, बस। और सीधा ऑक्सीडाइज होकर के आपका ये रिएक्शन बन जाएगा। तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं, नोट करो इसको। ये वाली लिखती ना पहले, हाँ। तो इसको जब बॉईल कर रहे हैं अपन केएच के साथ, तो O2K2MnO4 प्लस ही बन जाएगा, ठीक है ना। और ये आपका है फॉर्मेशन ऑफ KMnO4, है ना। थ्रू K2MnO4। उसकी प्रॉब्लम थी है कि 1/3 आपका लॉस हो रहा था, 1/3 लॉस रखने के लिए अपन ने क्या करा, कन्वर्ट कर लिया उसको। जल्दी लिखो फटाफट। हो गया, ये वाला लिखो। एक और तरीका होता है, आप चाहो तो इस MnO4 माइनस का, ये पूछा जाता है पैराग्राफ में, हिंट मिलेगा, ये इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन भी करा दो, यानी इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन भी करा दो, तो ऑक्सीडेशन से ही तो वो बनता है इलेक्ट्रोलाइटिक। ये पूछा जाएगा, ये पैराग्राफ में कई बार हिंट्स में आता है ऐसे, है ना। जल्दी लिखो, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन। ठीक है, लिख लिया। ये पूछा जाता है पैराग्राफ में, और मीडियम भी लिख सकता है वो यहाँ पे, एल्कलाइन मीडियम में, क्योंकि ये एल्कलाइन में ही होगा। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा मीडियम है, एल्कलाइन था ये, तो एल्कलाइन मीडियम में ही रहेगा ये। फिर उसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो MnO4 माइनस में जाएगा। तो एल्कलाइन मीडियम में इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करवा दो इसका, तो तुरंत ही MnO4 माइनस टू MnO4 माइनस में आ जाएगा, ठीक है। फटाफट लिखो। अब देखो KMnO4 जो होता है ना, वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये भी क्या करेगा, वही सेम I माइनस SN+2 Fe+2 और H2S, इन सब को ऑक्सीडाइज कर देगा। करके बताओ इसको, किस में ले गया ये, आइट, और खुद आएगा Mn+2। करके ले जाओ इसको किस में, Sn+4, खुद जाएगा Mn+2। Fe+3 खुद जाएगा Mn+2। सल्फर प्लस खुद जाएगा Mn+2। ये इस तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, ठीक है।
दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। अब एक बहुत मजेदार चीज बताने वाला हूं मैं यहाँ पर। एक क्वेश्चन अराइज है माइंड में कि जब Cr2 7 - 2 करते हैं तो वो जाता है +3 में। जब MnO4 माइनस का रिडॉक्स कर रहे हैं वो जा रहा है +2 में। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, पिछली क्लास में मैंने एक लाइन बताई थी कि जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं ना डी ब्लॉक, वो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं +2 और +3। और मैंने उसमें भी कहा था कि मोर कॉमन होती है +3। तो यहां पर क्रोमियम तो +3 में जा रहा है, ये +2 में क्यों जा रहा है? इसको भी +3 में जाना चाहिए था। लेकिन जब मैं कल पढ़ा रहा था तो मैंने एक लाइन और समझाई थी कि ऑक्सीडेशन जो होता है ना बच्चों, या कैटायन जो होता है, उसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से देखते हैं। और ये भी बताया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो पानी में निकाला जाता है। ठीक है, तो मैं कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिखा रहा हूं आपको, ध्यान से देखना। और ये सवाल भी आएगा आपसे, है ना, ध्यान से सुनना। हमें पता है डेल्टा जी बराबर होता है एक रिएक्शन -NF ई नोड। अगर मैं इस वैल्यू को यहां पुट कर दूं, यार ये उल्टा लिख दिया मैंने। अरे क्या कर रहा है मैं? अरे काहे क्रोमियम लिख रहे हो बे तुम बार बार? Mn+3 आएगा बोला ला, हाँ। यहां पुट करो अगर इसको, तो ये क्या आ रहा है देखो, प्लस। उल्टा कर दिया रिएक्शन भी यार। ये वैल्यूज हैं, एग्जामिनर देगा ये आपको, है ना, परेशान मत होना। अब आप इसको वैल्यू पुट करो बस। फिजिकल केमिस्ट्री में आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा भी होगा तो आपको याद होगा। तो जब आप इसको पुट करो तो दिमाग लगाओ, ये प्लस है तो माइनस होगी रिएक्शन, माइनस होगी तो रिएक्शन ये यहाँ से इधर जाएगा, +2 से +3 की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये रिएक्शन आगे भाग रही है, इसका मतलब ज़्यादा स्टेबल है। इसको पुट करोगे तो यहाँ क्या आएगा, डेल्टा जी पॉजिटिव। तो रिएक्शन किधर भागेगी, पीछे। तो जिधर रिएक्शन जाती है उधर ही तो स्टेबिलिटी होती है। तो आपने एक और चीज सीख लिया आज, स्टेबिलिटी ऑफ आयंस। इसमें आपने क्या सीखा कि क्रोमियम +3 ज्यादा स्टेबल होता है क्रोमियम +2 से, बट Mn+2 ज्यादा स्टेबल होता है Mn+3 से, इसलिए Mn+2 में जाता है मैग्नीज और क्रोमियम जाता है क्रोमियम +3 में। आया ना? बोलो, नोट करो इसको, बहुत अच्छा सवाल है ये। एक मिनट रुको यार, वैल्यू उसमें सही लिख रहा था पहले, है ना। इसमें क्या है, ऑक्सीडेशन, रुक जाना, वापस समझना इसको, देखो। अब बताओ, वही सेम आ रही है, सही लिखा था मैंने, है ना।
यहां पर पुट करोगे तो माइनस और माइनस प्लस होगा, प्लस होगा तो रिएक्शन पीछे भागेगी। हाँ या ना, पीछे भागेगी। और यहां अगर आप देखो तो प्लस आ रहा है, यहां वैल्यू पुट करो, ये वैल्यू पुट कर दी, माइनस हो गया, तो रिएक्शन आगे भागेगी। तो ये स्टेबिलिटी के आयंस आएंगे, ठीक है। कोबाल्ट जो होता है ना, उसके लिए सबसे ज्यादा वैल्यू होती है ये एग्जाम में आता है भाई। ये इसकी वैल्यू 1.98 होती है लगभग प्लस में, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी होगी। तो कोबाल्ट +2 सबसे अच्छा पूछा जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो कोबाल्ट टिक कर देना, ठीक है। क्या टिक करोगे? कोबाल्ट। इसको नोट करो, लिख लिया। चैटिंग नहीं दिख रही, समझ में ही नहीं आ रहा लिखा कि नहीं लिखा। मैं मान रहा हूं कि आपने लिख लिया होगा, ठीक है। अब जो KMnO4 होता है ना, इधर देखो, अब इसके एक यूज होता है। आपने कभी लेबोरेटरी में गए हो तो आपने कभी ब्यूरेट देखी हो ऐसे, उसके अंदर पर्पल कलर का एक सॉल्यूशन भरा रहता है, फिर उसे ऐसे देखते हैं, तो उससे बीकर रखा होता है, उससे टाइट्रेशन होती है। हाँ या ना? नहीं आ रहा समझ में? क्या, दोबारा से सुनना। ऐसे लैब में जाते हैं, ब्यूरेट होती है, पर्पल कलर होता है, ठीक है। आपको नहीं आ रहा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। उस पर्पल कलर वाले को KMnO4 कहते हैं। और क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि KMnO4 इज नॉट यूज एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड। इसका रीजन पूछा क्यों, तो उसका रीजन बिकॉज इट इज, क्योंकि इसको डिफिकल्ट होता है टू गेट इट इन हाई प्योरिटी। हाई प्योरिटी में निकालना इसको बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये डिकम्पोज हो जाता है बाय लाइट और एसिड। यानी अगर आपने क्या करा, इस KMnO4 को रख दिया, लेबोरेटरी बना गया, ओ चक द फट है ना, पता गिल्ली सोरे जलंधर सामने दिल्ली, ओए KMnO4 रखा, तुसी ले लो यार, ठीक है। अब आपने क्या देखा कि यार KMnO4 रखा है, तुसी ले लो यार, बस यही करते गड़बड़ हो गया। पूछो क्यों? क्योंकि वहां पर ये डिकम्पोज होगा हल्का हल्का, और ट्रेसिस पाए जाएंगे इसमें एमिनो, ठीक है। हाँ, इट कंटेन traces of MnO2. It will decompose by light and acid. So it is kept in dark brown bottles. भाई साहब, डार्क ब्राउन बोतल्स में रखा जाता है ताकि ये लाइट ना आए उसके अंदर। क्या बोला, जल्दी बताओ। डार्क ब्राउन बोतल्स में रखते हैं इसको ताकि, डार्क ब्राउन बोतल में रखते हैं ताकि लाइट नहीं पहुंचे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, सवाल आता है इसमें से भाई। क्लियर? जल्दी करो।
क्लियर? हीटिंग इफेक्ट की बात करो। देखो मैं एक बात बताऊं, इसके अंदर कुछ रिएक्शंस आएंगी तो वो रिएक्शन कुछ सॉल्ट में आ जाएंगी, तो परेशान मत होना, ठीक है? के एम एन ओ फोर को अगर आप हीट करोगे तो के टू एम एन ओ फोर एम एन ओ टू प्लस ओ टू बनेगा। इसका कलर क्या बताया था मैंने अभी भी? ग्रीन। इसका कलर क्या बताया था अभी भी मैंने? ब्राउन। हीटिंग इफेक्ट नोट करो फटाफट। हो गया? अगर इस के टू एम एन ओ फोर को हीट कर देते तो रेड हॉट, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर तक, तो क्या बन जाता है ये? के टू एम एन ओ थ्री प्लस ओ टू। क्लियर? सर स्कूल वाले डिमोटिवेट करते हैं, क्यों? ये आपके हीटिंग इफेक्ट हो गया। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट आता है फोटोग्राफी। क्या आता है? फोटोग्राफी। फोटोग्राफी क्या होता है? देखो, आपने बचपन में कभी याद है स्कूल टाइम में, अगर बचपन में देखा स्कूल में छोटे छोटे तो ऐसे कैमरा आता था, उसमें रील लगा देते, किसी को खड़ा करके फोटो खींचते थे। एक बार में एक ही फोटो खींचता था। बोला रील खराब हो जाएगी, नहीं 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 नहीं, बस 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 हो गया ना एक बार फोटो का होना। आजकल तो सेल्फी फेल्फी दुनिया भर के आगे खींच देते हैं। ठीक है? अब ये वही छोटी मोटी फोटोग्राफी है, ठीक है? तो पहला सवाल जो आपके बनता है फोटोग्राफी में, तो यहाँ ध्यान रखना, थोड़ा कंट्रोल डाउट पूछते समय पहला सवाल फोटोग्राफी में पता है क्या बनता है? कि इट इज बेस्ड ऑन फोटो फोटो सेंसिटिविटी ऑफ सिल्वर हेलाइड। ये सवाल आएगा ऐसा कैसा लैंग्वेज में, क्या बोलेगा बताओ? इट इज बेस्ड अपॉन फोटो सेंसिटिविटी ऑफ सिल्वर हेलाइड्स। अब ये फोटो सेंसिटिविटी ऑफ सिल्वर हेलाइड का मतलब क्या है? तो ये फोटो सेंसिटिविटी ऑफ सिल्वर हेलाइड मतलब लाइट की प्रेजेंस आने पर ये सिल्वर हेलाइड डिकम्पोज हो जाते हैं। दोबारा से बोलना, लाइट की प्रेजेंस में टूट जाते हैं। तो इसमें भी मेनली अगर आपसे पूछे कि कौन है भाई जो हीरो है, मेनली एजीबीआर। तो हमारा सारा खोल इसका एजीबीआर का आएगा, ठीक है? अब जब पहला स्टेप आएगा, वो स्टेप क्या होता है कि रील खरीदने जाते हैं हम। तो रील खरीदने से पहले रील को बनाना पड़ेगा। तो पहला स्टेप क्या आएगा फोटोग्राफी का? प्रिपरेशन ऑफ फिल्म। प्रिपरेशन ऑफ फिल्म में कुछ नहीं करते, सबसे पहले लेते हैं अमोनियम नाइट्रेट को, सॉरी अमोनियम ब्रोमाइड को। उसकी रिएक्शन होती है सिल्वर नाइट्रेट से, जिससे बनता है एजीबीआर और अमोनियम नाइट्रेट। ये रिएक्शन अंधेरे कमरे में होती है। कहाँ होती है बेटा? अंधेरे कमरे में। अब आप सोचो अंधेरे कमरे में क्यों होती है? भाई साहब, ये अंधेरे कमरे में इसलिए होती है क्योंकि एजीबीआर डिकम्पोज हो जाएगा सनलाइट में, ठीक है? तो ये एजीबीआर को लेते हैं अब अंधेरे कमरे में, उसमें कुछ डाई डाल देते हैं प्लस
सेलुलोज स्ट्रिप ले लेते हैं। स्ट्रिप मतलब होता है पट्टी। सेलुलोज की एक छोटी सी पट्टी या प्लेट, उसमें डाई मिला के इसका पेस्ट बना लेते हैं। ठीक है। AgBr प्लस में डाई मिला लेते हैं और इसका पेस्ट बना लेते हैं। इस पेस्ट को कोटिंग करते हैं, पेस्ट की। पेस्ट इज कोटेड ऑन सेलुलोज स्ट्रिप्स एंड ड्राइड इन डार्क, और इसे अंधेरे कमरे में सुखा लिया जाता है। तो ड्राइड इन डार्क मतलब समझ गए? ड्राइड इन डार्क यानी कि अंधेरे कमरे में सुखा लेते हैं इसको। सूख गया, बन गई फिल्म। जो फिल्म आप खरीदने जाते हो, तो सुखाने के बाद इसे प्लास्टिक के बॉक्स में बंद करके आपको भेज दिया जाता है कि ये लो। क्या वाला, जल्दी बताओ। प्लास्टिक के बॉक्स में बंद करके आपको भेज दिया, खरीद लिया आपने। आप फोटोग्राफर के पास गए, फोटोग्राफर के पास जाके आपने बोला भैया, मैंने कहा हाँ, बोला भैया वो दो फटाफट से फिल्म। तो आपने क्या करा, वो फिल्म ली और खरीद के लेकर आए। तो सेकंड स्टेप क्या आएगा, एक्सपोजर टू लाइट। अब आपको एक ऑब्जेक्ट डिसाइड कर रहा था, आपने अपने किसी दोस्त को खड़ा कर दिया ऐसे, और उससे कहा चीज, खट क्लिक मारा, वहां से आपके फ्लैश लाइट गई, उसके चेहरे से टकरा के AgBr की जो फिल्म थी उस पर आई। सपोज मान लो ये आपका फ्रेंड है जिसका शक्ल यहां पर दिखने लगेगी। अब यहां पर थोड़ा समझना पड़ेगा, ये ग्रीन कलर से जितना भी था ये सारा AgBr था। ये आपका AgBr था। अब आपके दोस्त से लाइट टकरा के आई, तो ये आपका उसकी शक्ल जैसे डिकम्पोज हो गया AgBr। लेकिन हर पार्ट से रिफ्लेक्शन इक्वल नहीं होगा। क्या बोला, जल्दी बताओ। तो AgBr जो है, वो लाइट आई तो टूट गया, लेकिन हर पार्ट से रिफ्लेक्शन इक्वल नहीं होगा। तो यहां पर कुछ AgBr जो है वो अभी भी एक्टिवेटेड AgBr रहेगा। जैसे मैं मान लेता हूं कि यहां से ये जो पीला वाला दिख रहा है ये एक्टिवेटेड AgBr है, और ये AgBr है अनरिएक्टेड। समझ रहे हो मेरी बात को? ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है यहां पर कोई लाइट नहीं आई थी तो अनरिएक्टेड था लाइट से, और ये जो ऊपर ऊपर दिख रहा है ये एक्टिवेटेड है। तो ये एक्सपोजर टू द लाइट से कुछ हिस्सा हुआ, तो इसका मतलब इस फिल्म में अभी भी AgBr है। अगर इसे लाइट की प्रेजेंस में लाएंगे तो ये डिकम्पोज हो सकता है, याद है? ये AgBr टूट सकता है, वो AgBr टूट सकता है। तो फिल्म अभी बनी नहीं है। इसे अभी फोटो खींचते ही उस प्लास्टिक के बॉक्स को निकाल के सीधा कहाँ दे देते हैं, फोटोग्राफर को। फोटोग्राफर में चला गया। फोटोग्राफर क्या करता है फिर, डेवलप। डेवलप में क्या करेगा वो, इस फिल्म की रिएक्शन यानी कि AgBr जो है, उसकी रिएक्शन कराएगा इससे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन। और यह मीडियम रखते हैं अपन एसिडिक, तो यहाँ HKBr बन जाएगा।
मीडियम रखेंगे एसिडिक, तो यहाँ क्या बन जाएगा? ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिड्यूस कर रहा है। ऐसे के ऐसे ही हम यहां पर ले सकते हैं ये, इसको बोलते हैं, बोलो क्या बोलोगे इसको? और ये आपका क्या करेगा? इसको भी रिड्यूस करेगा, क्वीनोल बोलते हैं, और क्वीनोन बन जाएगा ये, क्वीनोन था, क्वीनोल नॉल, इसे क्वीनोन बन जाएगा। आया ना? जी बिल्कुल आता है यार, आप बहुत इंटेलिजेंट हो यार, हमें तो पता ही नहीं था, सॉरी। हैं, इतनी बार लिख रहे हैं आप तो, मतलब ये बेकार है, हम पढ़ रहे हैं जो फोटोग्राफी। समझ में आया कुछ? पक्का? आगे देखो। तो ये आपका हो गया रिड्यूस। रिड्यूस होने से क्या हुआ, एजी जो यहाँ एक्टिवेटेड एजीबीआर था, ये एक्टिवेटेड एजीबीआर रिएक्शन कर चुका है, इसका नाम था एक्टिवेटेड एजीबीआर। लेकिन ये जो अनरिएक्टेड है, अब इसको भी हटाना है, तो नोट करके लिख रहे हैं हम, अनरिएक्टेड एजीबीआर कैन बी रिमूव्ड, unreacted AGBR can be removed unreacted AGBR can be removed by treating it with hypo solution. हाइपो सॉल्यूशन मतलब होता है Na2H2O3। ठीक है, यानी कि ये जो हाइपो सॉल्यूशन है वो इस अनरिएक्टेड एजीबीआर से रिएक्ट करके एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, तो इस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स के बनने से क्या फायदा हो गया बताओ? इस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स के बनने से फायदा ये होगा कि जो अनरिएक्टेड एजीबीआर था वो हट गया। ये ये क्वीनोन जो है तुम्हें, ये है क्वीनोन, ठीक है। ये आपका एजीबीआर हट गया यहां से, देखो ये ग्रीन 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 वाला, ये ग्रीन 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 वाला भी हट गया, ये वाला भी एजीबीआर हट गया, तो ये बन गया स्टेबल, इसका नेगेटिव कहलाता है। और इस नेगेटिव को अब आप धूप में लेके जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको याद हो तो धूप में देखा होगा ऐसे करके, तो जब आपने धूप में ऐसे देखा होगा तो भूत जैसे दिखते थे। स्वपन समझ में आया बेटा आपको? ये देखो स्वपन, क्वीनोल का ही तो ऑक्सीडेशन किया क्वीनोन में, ठीक है। आया ना? क्लियर? बोलो भाई। अरे हाँ तो बोल दो लल्ला। अब इसके बाद आएगा अगला, प्रिंट ऑन पेपर।
जैसे जेरोक्स मशीन होती है, उस पर आप कुछ रख के फिर आप प्रिंट निकाल देते हो, तो वही हमें करना है। ये नेगेटिव रखना है और मैकेनिकल लाइट डलेगी और प्रिंट आ करके पेपर पे छप जाएगा। ठीक है, तो प्रिंट ऑन पेपर कैसे करेंगे? सेम एज जेरोक्स मशीन। कैसे करेंगे बताओ? सेम एज जेरोक्स मशीन। अब इसके बाद इसी में एक स्टेप और होता है, टोनिंग। टोनिंग में क्या होता था कि जैसे राजा महाराजा कोई होता था तो उसका फोटो राजा जैसा ही होता था। अब राजा जैसा फोटो में क्या होगा, जैसे ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी थी, तो राजा का फोटो कैसे नजर आएगा? ये राजा का फोटो नजर आएगा जब राजा जैसा दिखे। राजा कैसे दिखते थे? जैसे गोल्ड पहना हुआ हो तो गोल्ड दिखना चाहिए, ठीक है, और पूरा वैसा का वैसे ही सब कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, जैसे मान लो उसने गोल्ड पहना हुआ है और आपने फोटो खींचा, तो इनिशियल लेवल पे तो ये फोटो कैसा होगा? ब्लैक एंड व्हाइट। तो टोनिंग में क्या करते हैं, सबसे पहले जहां राजा ने गोल्ड पहना हुआ था वहां पर क्या कर दिया? सिल्वर की कोटिंग कर दी। सिल्वर की कोटिंग करने के बाद इसे AuCl3 सॉल्यूशन में डुबो देते हैं, या PT तो ये क्या होगा, जब AU और AG की बात करेंगे तो AG ऊपर होगा, AU नीचे होगा, तो AG रिड्यूस कर देगा इसको सॉल्यूशन से, तो AgCl प्लस AU बन जाएगा। ये गोल्ड कहाँ जाएगा? ये गोल्ड वहीं जाएगा ना जहां सिल्वर था, और हमने सिल्वर की कोटिंग कहाँ की थी? जहां गोल्ड था। तो ओरिजिनल फोटो में जहां गोल्ड है वहां गोल्ड आ जाएगा। तो ये टोनिंग कहलाती है। पुराने जमाने में प्लेटिनम भी होता था, तो ये AgCl बन जाएगा और ये PT आ जाएगा जहां पर आपका गोल्ड था। तो यानी कि नोट करके सिंपल सी बात बोली उसने कि गोल्डन एंड ग्रे, प्लेटिनम का ग्रे होता है, टिंट इम्पार्ट ऑन फोटोग्राफ by using AuCl3 and K2PtCl6 respectively. respectively पुराने जमाने की बात है। तो आपसे सिंपल पूछेगा यार टोनिंग में कौन सा रीजेंट यूज करते हैं, टिक कर देना AuCl3 बस, या K2PtCl6। ये टिंट का मतलब होता है प्रभाव डालना, यानी कि कौन सा प्रभाव डालेंगे इस पे, जल्दी बोलो। तो गोल्डन प्रभाव या गोल्डन ग्रे प्रभाव डाला जाएगा इसके लिए। ठीक है, तो ये टोनिंग आ गया। अब आप इसको पढ़कर आएंगे ताकि हम PYQs करेंगे अगली क्लास में, प्रॉमिस। प्रॉमिस करो पहले। कल हम पढ़ेंगे कुछ, थोड़ा डी ब्लॉक और पढ़ेंगे और फिर PYQs करके नेक्स्ट चैप्टर चालू कर देंगे। ठीक है, डी ब्लॉक भी खत्म हो जाएगा अगली क्लास में, पक्का।